बात करेंगे गुरुग्राम से, जहां आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ और इस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिमा का अनावरण किया और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित भी किया। तो आज पुण्यतिथि है, बीजेपी की स्थापना दिवस है बीजेपी का, और इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका अनावरण खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। सत्ता आ गई, लेकिन चुनौतियां की नीतियों को दर तक और दरवाजे तक पहुंचाए। मैं एक बार फिर से राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों, आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों, पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था, वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था। और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों, जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था, तो उसको भी साथियों उन्होंने मर्ज करने का काम किया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा हमारे संगठन के नेताओं ने, साथियों मैंने कहा है कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लगातार इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनकी तपस्या साथियों उस झंडे को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं। और आज उसके परिणाम, सुखद परिणाम भारत के सामने वो नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। साथियों मैंने कहा है कि विचार के लिए काम करते हैं, विचार के लिए पार्टी काम करती है। और उसी विचार को लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के आज भारत नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 40 वर्षों की एक राजनीतिक लंबी यात्रा, और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास को और जन विकास को लेके आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो जन विश्वास मिला है, उसी के कारण तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे देश के अंदर जो जन विकास के कार्य हुए, उसके कारण से लगातार एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, इस मंत्र को देश की जनता ने अपनाया है। तो गुरुग्राम में जहां बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक भी ली और इस दौरान सीएम ने 11 समस्याओं का समाधान किया। सेक्टर 10 में नया ड्रेन सिस्टम बनाने का आदेश दिया गया। वहीं मीटिंग के बाद सीएम ने जानकारी भी दी, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। एक शहीद जो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया तथा जांगला चौक का एक विषय था, उसका समाधान हुआ है। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद, कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया। और अधिकारियों को क्या दिशा नहीं, देखिए अधिकारियों को हम लगातार इस बात के लिए बोलते हैं कि हमने लोगों को
समस्याओं का समाधान करना है और उसको लेकर के हमारे अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं। और कहीं भी कोई समस्या उनके ध्यान में आए या कोई लोग ध्यान में आते हैं तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार के ऊपर हो, उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसके अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कैसा देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि वो इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है? देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला? या तो फिर इनकी चाल है कोई ना कोई, ये दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। परंतु इनका घर ठीक नहीं। कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत वो खराब है, क्योंकि लंबे समय तक देश को कांग्रेस ने शासन किया, देश को पीछे धकेलने का काम किया है। कोई योजना नहीं बनी, कोई योजनाएं लोगों के हित में खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस ने लगातार देश को समस्याओं में डालने का काम किया है। आज लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो वहीं 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लगातार इसकी खरीद की जा रही है और इसको लेकर विपक्ष जो है मंडियों का दौरा कर रहा है। साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सरकार भी लगातार मंडियों में पहुंच रही है। सरकार की तरफ से भी मंडियों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी दौरान सरकार की ओर से मंडियों की व्यवस्था पर खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उनका जायजा लेने पहुंचे। लगातार जो है मंडियों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच पिपली थानेसर अनाज मंडी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रदेश में जो फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और जो भी किसानों का नुकसान है उसको लेकर भी बात की जा रही है कि वो दिया जाएगा। वहीं खरीद को लेकर हरियाणा में सियासत भी जारी है। इसी बीच फरीदाबाद में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए नियमों पर सवाल उठाए। लगातार जो है मंडी में दौरे किए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी मंडी का दौरा किया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया जा रहा है। और इस दौरान जो है विपक्ष ये भी कह रहा है, विपक्ष के साथ साथ जो है ये मांग उठ रही है कि मंडी में व्यवस्थाएं सही की जाएं। और इसी के चलते जो पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला वो भी पहुंचे थे मंडी में, दौरा किया उन्होंने और इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए नए नियमों पर सवाल उठाए। सरकार दावा 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट का कर रही थी। मोना एक चीज तो साफ होगी कि आज सुबह से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई। इससे पहले एक दाना भी मंडी में खरीदा नहीं गया। जहां बारिश की वजह से लस्टर लॉस इस बार वीट में हुआ है, अब तक सरकार द्वारा उस पर भी कोई रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं करी। हमारी तो पहले ही मांग है कि तुरंत प्रभाव से, जैसे पुराने वर्षों के अंदर जब जब बारिश के कारण लस्टर लॉस हुआ है, केंद्र सरकार से अनुमति लेकर किसान को उस चीज का फायदा दिया जाए। और दूसरी ओर क्योंकि अनसीजन बारिश इस पूरे प्रोक्योरमेंट सीजन में रही है और आगे भी 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में बताई गई, सरकार को केंद्र से मॉइस्चर की जो लिमिट है 12 की, उसमें भी रिलैक्सेशन लेकर उसकी भी लिमिट को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जहां सरकार और विपक्ष दोनों मंडियों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं व्यवस्थाओं का, वहीं कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद ना होने से किसान नाराज नजर आए। रोष उनमें देखने को मिला। गेहूं की नमी को लेकर खरीद की समस्या आई तो किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दे दी और आज सुबह जब वो अपनी फसल लेकर पहुंचे थे, खरीद नहीं हुई, व्यवस्थाओं से वो नाराज नजर आए। दरअसल नमी थी फसल में, इसी के चलते खरीद नहीं हो पाई और इसको लेकर जब खरीदी नहीं गई फसल तो किसान नाराज नजर आए और सीधे चेतावनी दे दी। खबर जी सरकार आंदी है, दिखते ही नहीं।
सरकार कह रही है 1 तारीख से हमने खरीद शुरू कर दी, आज 6 तारीख हो गई है। एक भी कट्टा अगर कुरुक्षेत्र मंडी में बिका हो तो हम चोर है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सरकार के साथ लग देंगे भी हम झूठे हैं, आप सच्चे हो। एक भी कट्टा नहीं गया। किसी भी कमेटी के मुलाजिम ने आके ये भी नहीं लिखा दुकान पे भी तुम्हारी दुकान पे कितनी कणक आई है कितनी नहीं। सब दफ्तर में बैठे एसी की हवा खा रहे हैं। और आज हमारे कृषि मंत्री आए, खुशी हुई थी भी कृषि मंत्री आई है, तोड़ शुरू करा के जाएंगे। उन्होंने क्या हुआ, कमेटी के दफ्तर में आके बैठ के काजू बादाम खाए, गाड़ी में बैठ के चलते बने। अरे काजू बादाम तो हम बिखरा देंगे, डेरी चलवा दो। और अब जिक्र गुरुग्राम का करेंगे, जहां सेक्टर 89 में आग का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं कि किस कदर जो है सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है इस आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। फरीदाबाद के सेक्टर 89 की ये तस्वीरें हैं। फर्नीचर का शोरूम बताया जा रहा है जहां आग लगती है और इस आग के चलते फर्नीचर था सारा तो सारा का सारा फर्नीचर जलकर राख हो चुका है। पानीपत में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म जो है किया गया। 17 साल के नाबालिग ने मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया। 2 घंटे तक मासूम को बंधक बनाकर रखा गया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। तो खबर सामने आई है फरीदाबाद से और बेहद ही खौफनाक दर्दनाक ये खबर है। 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस दुष्कर्म को करने वाला जो आरोपी बताया जा रहा है वो भी नाबालिग है। 17 साल का नाबालिग है जिसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। 2 घंटे तक मासूम को बंधक बनाकर रखा। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। तो काफ़ी जो है समय 2 घंटे बंधक बना के रखा है मासूम को और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल जो है पूरे मामले की शिकायत दी गई है। 11 साल की बच्ची जो है उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसी कंप्लेंट आई थी, नाबालिग बच्ची और नाबालिग किशोर पर ही आरोप लगाए हैं। उसमें एफआईआर कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि सुमित भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी सुमित, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में? आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष की क्या शिकायत है और क्या एक्शन अब तक देखने को मिला? ये पानीपत के माल्टोन थाना का मामला, जहां पर 11 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ जो है 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ये इतना ही नहीं, उसके साथ दुष्कर्म तो किया ही किया गया, लेकिन उसके बाद जो उसको बंधक भी बना के रखा गया। जिसके बाद बच्ची चिल्लाई तो आसपास के लोगों को इसकी सूचना मिली और शिकायत पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने अभी जो है रेप की धाराएं लगाकर जो है बच्चे का मेडिकल करवाया है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास जो है पुलिस द्वारा तेज कर दिए गए हैं। पुलिस का डीएसपी सतीश वत्स का कहना है कि जल्द ही आरोपी को भी जो है 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुमित, ये आरोपी पड़ोसी है उनका? हाँ बिल्कुल, देखिए जो बच्चे के है पड़ोस का ही रहने वाला ये आरोपी था और बच्चे को बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है, उसके साथ रेप करता है, उसके साथ उसको जो है बंधक बना के रखता है और किसी को ना पता चले इसलिए उसको जो है कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन शोर की आवाज सुनने के बाद जो है पूरे मामले का खुलासा होता है और आरोपी फरार चल रहा है और पुलिस की टीमें जो है आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। ये पूरे परिवार के साथ रहता है आरोपी, अकेला रहता है, किराए पे रहता है, किस तरह का पड़ोसी है? बिल्कुल, देखिए अभी तक पूरी जानकारी तो जो है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन स्टार्टिंग में यही तथ्य सामने आया है कि वो वहीं पर रहता था और वो खुद भी जो है नाबालिग है और उसका परिवार भी यहीं पर जो है आसपास के एरिया में ही रहता है। जी, पुलिस की तरफ से उसकी तलाश के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है? कहां-कहां टीमें बनाई गई हैं? किस तरह से जांच की जा रही है मामले की? बिल्कुल, देखिए पुलिस द्वारा जो है मालटाउन थाना की टीमों का गठन किया गया है और सीआईओ की टीमों को भी इसके साथ में लगाया गया है और क्राइम की टीमें भी जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं और पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होगा और सलाखों के पीछे होगा। जो पीड़ित बच्ची है उसकी हालत कैसी है? क्या उसे काउंसलिंग दी जा रही है? कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बच्चे का मेडिकल करवा दिया गया है, उसके बाद बच्चे को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और CWC द्वारा जो है वो बच्चे की काउंसलिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो फिलहाल बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है, वहीं जो आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है वो फरार चल रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक आरोपी तक पहुँचती है और जो है क्या इस मामले में नई जानकारी सामने आती है।
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पंचकुला में महिलाओं के जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने 36 मामलों की सुनवाई की। वहीं अधिकारियों को महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आज ये सुनवाई की गई है और महिलाओं को लेकर जिस तरह के मुद्दे उठते हैं, जो भी उनकी समस्याएं रहती है, इसको लेकर ये सुनवाई हुई। खुद महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, वो यहाँ पर पहुंची थी पंचकुला में, जहां उन्होंने सुनवाई की और 36 मामलों की सुनवाई करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले जब सुनवाई हुई उनकी, तो पुलिस अधिकारी और दोनों पक्षों को बुलाया गया था, आमने सामने ये सुनवाई की गई। इसके साथ ही जो लंबित मामले हैं उनको भी जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए। सिरसा में भी ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सिरसा के टाउन पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक नैना चौटाला यहां पहुंची और देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कोई बोले राम राम। जिक्र रेवाड़ी का करेंगे, जहां रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर लगने से बाइक पर सवार पिता और बेटी घायल हो गए। इस हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरह बस ने टक्कर मारी और अगले टायर के नीचे आने से वो जो पिता और बेटी है वो बाल बाल बच गए। सीसीटीवी सामने आई है। फिलहाल जो है गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि रोडवेज की बस आ रही थी और इसी दौरान अगले टायर के साथ जो है बाइक की टक्कर हो जाती है, टक्कर मार देती है बस। और उसके बाद इस मामले में जो घटना है, इसमें जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। की तरफ जा रहा था, रोडवेज बस अंदर से निकली थी, बिल्कुल सामने सीधे टक्कर मार दी और फिर वो बस छोड़ के भाग गया। लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने दूसरा ड्राइवर बस को निकालने लगा, उन्होंने निकालने नहीं दिया, वो भगा दिया ड्राइवर। बस वहीं खड़ी रही। बस स्टैंड के अंदर से आ रही थी और हम जा रहे थे, बिल्कुल सामने टक्कर मार दी। बिल्कुल बचाने का प्रयास किया, हमने बचाने का प्रयास किया था। बीच वाले डिवाइडर तक मैंने बाइक लेके चला गया, लेकिन सीधे ठोक दी। तो जहां रोडवेज की बस ने पिता और बेटी को टक्कर मारी, बाइक पर जो सवार थे, वहीं कुरुक्षेत्र में रोडवेज बस कंडक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली। चलती बस से युवक को धक्का देकर उतारा गया। कंडक्टर ने बस में चढ़ने से युवक को रोका और काफी देर तक युवक जो है वो बस के दरवाजे पर लटका रहा। विरोध करने पर युवक को धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि जो बस है ये फतेहाबाद डिपो की है और जो युवक है वो चलती बस में चढ़ गया, लेकिन दरवाजे पर ही उसको कंडक्टर ने रोक लिया और बस में चढ़ने से डांटने लगा। साथ ही धमकी देता भी ये कंडक्टर नजर आया और उसने कहा कि जो भी करना है कर लो, वीडियो बनानी है बना लो, जो कार्रवाई करवा सकते हो करवा लो। तो गुंडागर्दी एक तरह से ये नजर आई है कंडक्टर की और काफी देर तक जो युवक है वो बस के दरवाजे पर लटका नजर आया। हैरानी की बात यह है कि अगर विरोध कर रहा था कंडक्टर उसका बस में चलती हुई बस में चढ़ने का, तो अगर उसे उतारना ही था तो बस रोककर क्यों नहीं उतारा गया। चलती बस से धक्का दे दिया गया, युवक को उतार दिया गया चलती बस से ही। फिलहाल पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना बाकी है, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी लगातार नजर आ रही है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं रोडवेज के, वो गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें जो रोडवेज का ड्राइवर था वो इसी तरह की गुंडागर्दी करते नजर आ रहा था। अब जो है एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कंडक्टर चलती बस से युवक को नीचे उतार देता है। नारनौल में 78 करोड़ रुपए का बिजली का बिल ठीक कर दिया गया। 78 करोड़ रुपए 92 लाख का 78 करोड़ 92 लाख का ये बिजली का बिल था, जो अब ठीक करके 954 रुपए का हुआ है। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। कुछ दिन पहले ही 78 करोड़ 92 लाख का बिल आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया था, परिवार परेशान हो गया था और इसके बाद इस बिल को ठीक करने की मांग उठी। यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान की मां के नाम पर यह बिल आया था और ये जो बिल है ये एक आटा चक्की का बिल आया था। एक आटा चक्की जो घर पे चलती थी, छोटी आटा चक्की है,
उसका बिल 78 करोड़ 92 लाख रुपए का जब आया तो परिवार परेशान हो गया। एक आटा चक्की का इतना बिल किस तरह से आ सकता है, लेकिन अब ये बिल जो है ये ठीक कर दिया गया है और महज 954 रुपए का अब ये बिल आया है, जिससे परिवार अब जो है खुश है, राहत की सांस ली है।